नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। हरियाणा के रोहतक में भी बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच झड़प की खबर आई है। रोहतक में किलाई गांव के प्राचीन शिव मंदिर में लोग केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए जुटे थे और इसमें प्रदेश बीजेपी के कई नेता वहां पर पहुंचे थे। उनके पहुंचने की खबर मिलते ही किसान भी वहां पर जमा हो गए और उनका विरोध करने लगे। किसानों ने बीजेपी नेताओं को मंदिर में ही घेर लिया और बीजेपी नेताओं को मंदिर के भीतर ही बंधक बना लिया। वहां तनाव को देखते हुए आसपास के जिलों से फोर्स बुलाई गई है। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं ताजा अपडेट के लिए। गजाली, बताइए कि अभी भी मंदिर के भीतर हैं बीजेपी के नेता जो हैं वो, या फिर बाहर आ गए हैं, और अभी की स्थिति वहां पर कैसी है? जी देखिए, स्थिति वैसे ही बनी हुई है क्योंकि आसपास के झज्जर, सोनीपत और दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है। पुलिस वहां पर, वो प्राचीन शिव मंदिर है जिसके बाहर पुलिस खड़ी हुई है और उस मंदिर के अंदर कई भाजपा के नेता हैं जो सुबह से वहां पर फंसे हुए हैं। जैसे ही ये सूचना किसानों को मिली थी या गांव के लोगों को मिली थी कि अंदर बीजेपी का कोई प्रोग्राम चल रहा है या वहां बीजेपी के नेता हैं, तभी वहां पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। और उसके बाद जो है वहां पर जिले की जो पुलिस है, रोहतक जिले की पुलिस ने पहले मामले को संभालने की कोशिश की, उन बीजेपी नेताओं को मंदिर से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो विफल रहे और मामला और तनावपूर्ण होने लगा, तब जाकर दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है। यथास्थिति बनी हुई है, अभी भी वैसी ही स्थिति है। गांव के लोग बिल्कुल मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वहीं पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो क्यों गजाली, मंदिर के बाहर क्यों खड़े हुए हैं? क्यों अंदर उनको रोक रखा है बीजेपी के नेताओं को? क्या कह रहे हैं वहां पर लोग जो विरोध कर रहे हैं? जी देखिए, हरियाणा में पहले से ही किसान यूनियन और कई किसानों की तरफ से ये कॉल दी गई है कि जहां कहीं भी भाजपा या जननायक जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां सरकार में है, कि जहां भी इनके नेता किसी पब्लिक प्रोग्राम, फंक्शन गांव में दिखें तो उनका विरोध या बायकॉट किया जाए। और कई बार ऐसे बायकॉट करने में या विरोध प्रदर्शन करने में एग्रेसिव भी रहते हैं किसान, जैसा कि आज रोहतक में भी देखा गया। तो इसी वजह से जब ये सूचना यहाँ मिली कि गांव में बीजेपी के नेता मौजूद हैं, तो वहां पर किसान और गांव के लोग जो हैं उनका विरोध करने के लिए मंदिर के बाहर खड़े होके और उनसे माफी मांगने की वो आह्वान कर रहे हैं कि आप हमसे माफी मांगे। वहां पर पूर्व मंत्री हैं एक मनीष ग्रोवर, उनसे माफी मांगने की बात कह रहे हैं किसान। लेकिन फिलहाल भाजपा नेताओं की तरफ से कोई संवाद नहीं हो पा रहा है। पुलिस वहां पर खड़ी है, कुछ पुलिस के लोग जो हैं मंदिर के अंदर भी गए हैं ताकि बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा भी दी जा सके। शुक्रिया गजाली आपका सब जानकारी के लिए। तो जैसे कि गजाली वहां के ताजा हालात बता रहे थे, किसान जो है लगातार विरोध कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं का, और जहां पर भी कार्यक्रम होते हैं वहां पर वो विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिलता है। अब यहां की स्थिति यह है कि पुलिस को बुलाया गया है, मंदिर के भीतर जो नेता हैं बीजेपी के वो मौजूद हैं और बाहर जो है वो प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। उधर हरियाणा के हिसार में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को आज किसानों का विरोध झेलना पड़ा। जांगड़ा हिसार के नारनौन में एक धर्मशाला का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और उनके पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में किसान कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने पहले बीजेपी सांसद को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी वहां पर की। बाद में किसानों ने उनकी गाड़ी पर हमला भी कर दिया। हालांकि सांसद को चोट नहीं आई और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच हल्की झड़प भी हुई। पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया है। ये किसान रामचंद्र जांगड़ा के एक बयान को लेकर नाराज है। कोई विरोध नहीं है, वो तो निकम्मे लोग हैं। वो गांव में दारूबाज और निकम्मे लोग हैं, निठल्ले लोग, ना वो घर के बस के, ना वो गांव के बस के। वो बैड एलिमेंट है, उनका यही काम है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। बॉर्डर के ऊपर हुआ पिछले दिनों निहंगों ने एक निर्दोष बच्चे की अंग काट के हत्या की, उसको इस तरह से तड़पा के मारा। तो समाज के सामने भी ये नंगे हो गए हैं कि भाई वहाँ पर बैड एलिमेंट बैठे हुए हैं, वहाँ कोई किसान नहीं है, वहाँ पर ऐसे ही बैड एलिमेंट है। इनको धीरे धीरे इनका समाज में भी विरोध हो रहा है। और 10 नवंबर को दिल्ली में अफगानिस्तान पर एक अहम बैठक होने जा रही है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ईरान और रूस के एनएसए हिस्सा लेंगे। चीन, पाकिस्तान को भी इसके लिए न्योता भेजे जाने की खबर है। कादम्बनी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। कादम्बनी, बताइए कि ये अहम जो बैठक होने वाली है इसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं?
देखिए, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 10 तारीख को NSA लेवल की यहाँ पर मुलाकात होगी, जिसमें भारत ने जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनको इनवाइट किया है। ईरान जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभा रहा है अफगानिस्तान के मसले में, रूस जो है उसको न्योता भेजा गया है, चीन और पाकिस्तान दोनों को न्योता भेजा गया है। तो अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि रूस तो इसमें होगा ही, ईरान भी होगा, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी होंगे, लेकिन चीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसका इनकार मीडिया के जरिए आया है। हमने देखा था कि किस तरह से कल मोहिद यूसुफ जो कि वहां के पाकिस्तान के NSA हैं, उन्होंने एक फॉर्मल इंटरेक्शन में जब उनसे वहां पर पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने ये कहा कि जो परपेट्रेटर्स हैं, यानी कि जो खुद अत्याचार कर रहे हैं, वो उसके कैसे पीस प्रोसेस के हिस्सेदार हो सकते हैं। उनका इशारा भारत की तरफ था, लेकिन भारत जो है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने बड़े साफ तौर पर ये देखा है कि वहां पर पाकिस्तान क्या भूमिका निभा रहा है अफगानिस्तान में। लगातार जो भी चला है अफगानिस्तान में, हमने देखा है किस तरह से आरोप ये भी हैं कि खुद पाकिस्तान सेना के जवान जो हैं वो तालिबान के साथ मिलकर लड़े हैं। वहां पर हमने लगातार देखा है किस तरह से पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो आ जा रहे हैं, चाहे ISI हो। अभी वहां पर जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो वहां पर दौरे पर थे। तो एक पूरी तरह से लगता है कि वहां की सरकार जो है, तालिबान सरकार जो है, जिसमें से कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, UN की फहरिस्त में है, उनसे भी किस तरह की करीबी बिल्कुल साफ तौर पर अब पाकिस्तान की नजर आ रही है। तो अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है एक तरह से कि अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंट कोई कॉन्टैक्ट ना हो अफगानिस्तान में भारत का, और इसी की तरफ वो काम कर रहा है। कॉलोनी की तरह वो बनाकर अफगानिस्तान को रखना चाहता है। भारत के पक्ष में यह है कि वो अफगानिस्तान में, चाहे वो तालिबान की सरकार हो, जो कि हमने पहले देखा है कि एक रियलिटी इसको बताया गया है जिस पर भारत भी सिग्नेटरी है। अभी पिछले महीने जब हमने देखा था कि एक बैठक हुई थी रूस में, तो उसमें कहा गया था कि नई सच्चाई यही है कि तालिबान वहां सरकार में है, तो उस पर भारत का भी उस पर सिग्नेचर है। तो नई रियलिटी के तहत भारत के भी पक्ष में होगा कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट वहां पर तालिबान सरकार से भी हो, लेकिन पाकिस्तान यही नहीं चाहता है। और इसी की एक तरह से मिसाल वहां पर देखी जा रही है कि एक साफ मीडिया इंटरेक्शन में वहां पर जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान कहने से, लेकिन सीधे तौर पर भारत को नहीं बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान साफ तौर पर ताबिश नहीं चाहता है कि भारत का कोई भी रोल हो वहां पर अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार का, क्योंकि भारत ने पहले भी जो ह्यूमैनिटेरियन रोल वहां पर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाए हैं, उसको लेकर लोगों में बहुत वहां पर करीबी है, भारत के प्रति बहुत रेस्पेक्ट है। और तालिबान भी ये कह चुका है भारत से एक इंडिपेंडेंट रिश्ता चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि ये उसके पक्ष में नहीं है, और उसी की कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन नजर आ रही है कि वो कह रहा है मीडिया इंटरेक्शन में, उनके NSA कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं भाग लेगा 10 तारीख की बैठक में। और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और पाकिस्तान के असली चरित्र को दिखा रहा है। ताबिश बिल्कुल कादमनी, पाकिस्तान को लेकर तो सवाल है, जो भी जिस तरीके से घटनाक्रम अफगानिस्तान में रहे, चाहे सरकार बदलने की बात हो, तब भी हमने देखा, जैसे कि आपने जिक्र किया, पाकिस्तान का जो रोल वहां पर रहा। लेकिन अभी की जो स्थिति है वहां पर, क्या पहले जैसे जो रिलेशंस रहे बाकी देशों के साथ अफगानिस्तान के, वो मुमकिन है? और इस सब में जिस तरीके का रोल अब पाकिस्तान निभा रहा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, पहले जैसे रिश्ते, अगर हम बिल्कुल तकनीकी तौर पर कहें, अभी किसी भी देश ने एक्सेप्ट नहीं किया है तालिबान की सरकार को। यहाँ तक कि वो पाकिस्तान जो अलग अलग फोरम्स पर जाकर सरकारों को ये कह रहा है कि आपको तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया भर में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, खुद उसने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है। भले ही तालिबान के प्रतिनिधि जो है वो रूस जा रहे हों, चीन जा रहे हों, पाकिस्तान जा रहे हों, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर उनको अभी दुनिया में कहीं भी मान्यता नहीं मिली है। तो ये एक बड़ा सवाल अभी रहता है, लेकिन दुनिया भी देख रही है कि तालिबान अपनी जो उसने शर्तों को माना था, जो आश्वासन दिए थे, चाहे वो माइनॉरिटीज के राइट्स हों, चाहे महिलाओं के राइट्स हों, उस पर कितना वो रह पाता है। अभी तक जो हुआ है वो हमने देखा उसमें नहीं रहा है। चाहे खुफिया तौर पर जो पहले के वहां के सेना के लोग हों, उनको मारे जाने की बात हो, महिलाओं के एजुकेशन की बात हो, उनको सत्ता में हिस्सेदारी की बात हो, ये सभी जो है अभी काफी दूर लगते हैं। तो इनको अभी दुनिया भर की नजर इन पर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि शुरू से एक ऐसा दबदबा बना रहे ताकि भारत का कम से कम कोई रोल वहां पर अफगानिस्तान में ना हो। इसका एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमिक भी है, ताबिश, क्योंकि अगर अफगानिस्तान भारत के लिए खुलता है तो सेंट्रल एशिया का दरवाजा जो है वो पूरी तरह से भारत के लिए खुल जाता है। इसीलिए हमने देखा पहले भी जब वो रोक लगाता रहा है तभी एयर कॉरिडोर जो है वो शुरू हुआ अफगानिस्तान से व्यापार के लिए, लेकिन अब भी जो ट्रक्स हैं वो यहाँ भारत से पाकिस्तान होकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान जाने नहीं देता। तो पाकिस्तान हर प्रकार से भारत पर रोक टोक करना चाहता है ताकि अफगानिस्तान से कोई इंडिपेंडेंट रिश्ता ना हो और हर प्रकार से वो भारत को चोट पहुंचा सके, जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है।
शुक्रिया अकादमी आपका सब जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान की सियासत एक अलग तरीके की होती है, वो भी इस बैठक को लेकर यहां पर देखने को मिल रही। एक महत्वपूर्ण बैठक 10 नवंबर को होनी है, जिसमें एनएसए जो है वो हिस्सा लेंगे। ईरान और रूस के बाकी देशों से भी कहा गया है इसमें शिरकत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि दिवाली के मौके पर बिहार के 2 अलग अलग जिलों में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। बेतिया जिले में इससे 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि गोपालगंज में 10 लोगों की मौत इस वजह से हुई है। वहीं जहरीली शराब पीने वाले कुछ लोग बीमार भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गोपालगंज में इस दौरान 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई और 30 पाउच देसी शराब के बरामद वहां से किए गए और कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोग ताज हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोग अंजनी कुमार के यहाँ भर्ती है। सबका स्थिति दयनीय है। इसमें मेरे पूरे पंचायत के लोगों में बहुत मासूम छाया हुआ है। सभी लोग दुखित भाव से इसको सोच रहे हैं। आज शराब माफिया के बदौलत जो है यहाँ पर 10 गो घटना घटा हुआ है, जो 10 लोग मर रहे हैं दक्षिण तेलंगा में। कुछ इलाजरत हैं, कुछ लोगों का जो है मौत हो चुका है और कुछ लोग जो है अभी लाश लेकर के बाहर हैं। लेकिन यहाँ पर शराब माफिया के साथ में यहाँ के प्रशासनिक लोगों का हाथ है। अभी कहाँ से दारू आवता, कैसे पिए ताकि प्रशासन एक पर ध्यान देता, जो इतना बड़ा हादसा हो चुका है। अभी बहुत लोग गंभीर हालत में। कहाँ मिल गया शराब? कौन बेचता है? नाम नहीं। कब से वो बेच रहा है? 10 दिन से बेचता है। पुलिस नहीं पकड़ती है? आज कुछ छूट के आया था। दिखाई दे रहा है आपको? और परेशानी है कोई? क्या दिक्कत हो रहा है? परेशानी हो रहा है। कब पिए थे शराब? बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब से होने वाली इन मौतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि त्योहारों के बाद शराब के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा। जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है कि लोग चले जा रहे हैं। तो इस पर और जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक, वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे कि एक अभियान और तेजी से फिर चले। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा वापस लिया, लेकिन कहा शर्त बाकी। और अब बात पंजाब की सियासत की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो जाएगी, वो पार्टी ऑफिस जाएंगे और काम करना शुरू करेंगे। मैं स्टार्ट दे विच ये कहना चाहना कि कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना इस्तीफा वापस लिया। I have taken back my resignation and I categorically state कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बन गए और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभाला। It was not any personal ego। ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਔਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ, मेरा कोई रेते की खड्ड चलती हो, मेरा कोई बिजनेस हो, उस दिन राजनीति तो इस्तीफा दे दूं। मेरा मुंडा चला गया सी, पापा दे एक्यूजिंग यू ऑफ नेपोटिज्म, घर वाली ने छड्डिया। जिस दिन सिद्धू दे कोल
ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਲਿਓਂ 10 ਕਰੋੜ 5 ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ? ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ, ਗੁੰਡੇ, ਤਸਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ। 3 ਮੰਤਰੀ ਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 15% ਵੋਟ ਘਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਐ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ चरना च साफा लाओ। नरमे नारायण है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए। उन्होंने वहां की यात्रा की और वहां पहुंचकर सबसे पहले पीएम ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर की परिक्रमा की और इसके बाद पीएम ने आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन और आदिगुरु श्री शंकराचार्य का मूर्ति का अनावरण किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। इसके बाद अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि यहां आकर मैं कण-कण से जुड़ जाता हूं। पीएम ने कहा कि विकास के महायज्ञ से हम पूरी ताकत से जुड़े हैं और जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है उनके पूरा होने से श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं मिलेंगी। डॉक्टर धन सिंह जी से दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था। गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज देश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है। आज उनकी जरूरत को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को बहुत प्राथमिकता देकर के काम किया जा रहा है। ये हमारे ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन की 4 दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे आर्यन खान। कल देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया गया। बैन के बावजूद भी लोगों ने जमकर पटाखे जलाए और उसका असर आज दिल्ली में दिखाई दिया। दिल्ली की हवा में आज लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो गया। न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। देर रात तक चली आतिशबाजी के कारण आज सुबह धुंध चारों तरफ दिखाई दी। धुंध के कारण सुबह सुबह गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक तो लगा ही, लोगों को हेडलाइट जलाकर भी चलना पड़ा। दिल्ली के जेएनयू इलाके में एक समय AQI 952 तक पहुंच गया था, तो जनपद में ये 655 के पार पहुंच गया, तो वहीं नोएडा में AQI 500 के पार चला गया।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने लोगों को पटाखे जलाने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा सके। मैं दिल्ली के उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे जलवाए और जिसके कारण भी आज का एक्यूआई स्तर बढ़ा है। इन दो कारण, जो पटाखा और पराली, जिसकी वजह से, जिसकी संभावना पहले से थी, अपोजिशन के लोगों से भी अपील कर रही थी कि इस तरह का राजनीतिक फायदे के लिए, इंटेंशन के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए आप कार्रवाई न करें, लोगों को न उकसाएं। लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे भी जलाए और जिसकी वजह से इस प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की हवा प्रदूषित होने के बाद लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसे लेकर हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने इसी सवाल को लेकर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर से बात की। आपको ये बातचीत सुनवाते हैं। दिवाली के बाद दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर PM 2.5 लेवल्स की बात करी जाए तो दिल्ली में और उसके आसपास के इलाकों में उसका स्तर खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट मौजूद है डॉक्टर सुरेश कुमार, जो मेडिकल डायरेक्टर है LNJP हॉस्पिटल के। सर, सरकार द्वारा बैन लगाया गया था पटाखों के ऊपर, उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही एक तरह से जनता में देखी गई, पटाखे छोड़े गए और आज हवा का स्तर जाहिर तौर पे दोबारा एक बार बिगड़ चुका है। किस तरह, कितनी चिंताजनक ये बात आप देखते हैं? देखिए, बहुत ही चिंताजनक है कि जो PM 2.5 पार्टिकल्स है उसका लेवल एयर में काफ़ी बढ़ गया है और हर साल देखते हैं कि पोस्ट दिवाली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बार पिछले साल के मुकाबले में कम है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने टोटल बैन दिल्ली में अनाउंस किया हुआ था, पर उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि जो एयर की क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब है। सर, कोविड महामारी के बीच में अभी भी हम हैं। हालांकि केसेस बहुत कम हुए हैं, दिल्ली में अब केसेस ना के बराबर ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लॉन्ग कोविड की बात करी जाए, जो कोविड के बाद जो असर रहते हैं, फेफड़ों में समस्या रहती है, उससे जूझ रहे हैं। उनके लिए कितना खतरनाक है ऐसा एयर पोल्यूशन? निश्चित रूप से हमारे पास लॉन्ग कोविड के लिए OPD में रोज़ पेशेंट्स आते हैं जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं ऑलरेडी, जिनको कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस कोविड की वजह से हो गया और वो या तो स्टीरॉयड ले रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं या उनको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ऐसे केसेस हमारे रोज़ OPD में आ रहे हैं। सर, कोई एडवाइस आप जनता को देना चाहेंगे कि किन चीज़ों को मतलब क्या सावधानियां वो लोग बरत सकते हैं पोल्यूशन से बचने? देखिए, जब भी प्रदूषण का लेवल ज़्यादा होता है और ये हर साल दिवाली के आसपास होता है, तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टे इंडोर, बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें। अनावश्यक रूप से बिना कार्य के आप घर से बाहर निकलेंगे तो उसमें आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा PM 2.5 पार्टिकल्स के लिए। और एयरवे में जब भी आप लगेंगे तो आप जो है माउथ को आप जो मास्क है वो बहुत ज़रूरी है, उससे काफ़ी सारे जो पार्टिकुलेट मैटर है वो फिल्टर होकर अंदर जाता है, तो आप मास्क का ज़रूर उपयोग करिए। चेतावनियों के बावजूद कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है और उसका जो सबसे ज़्यादा असर है उन लोगों के ऊपर पड़ सकता है जिन्हें पहले से ही सांस लेने में दिक्कतें हैं, कोविड की वजह से समस्याएं हैं। तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह से लोगों को सावधानी बरतनी है, ये डॉक्टर सुरेश कुमार ने हमें बताया कि घर पे रहे, भाप ले और आउटडोर मतलब घर से बाहर जितना भी एक्सपोजर होता है इस जहरीली हवा का, उसे कम से कम करने की कोशिश करी जाए। कैमरा पर्सन सतीश कुमार राम के साथ में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लगातार विरोधियों के निशाने पर रही बीजेपी ने अब विरोधी दलों पर पलटवार किया है। केंद्र सरकार की ओर से टैक्स कम किए जाने और बीजेपी शासित राज्यों की ओर से वैट घटाए जाने के बाद बीजेपी ने कहा कि दूसरे दलों की राज्य सरकारें वैट क्यों नहीं घटा रही हैं। अगर भाजपा शासित राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, वो लोग ऐसा ही एक साहसी कदम, ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रही? क्या कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनका मूल मंत्र यह है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू?
अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज हाजिरी देने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। आर्यन खान फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। शर्तों के मुताबिक उन्हें हर शुक्रवार को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी देनी है। आर्यन खान को 30 अक्टूबर को जमानत मिली थी।